सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात। है जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब
साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, यानी केवल 1 साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है,
और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10, 12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल
5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है। ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर
वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते। इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा।
लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।